गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन करते हुए मैं संजय कटारिया कनक कोचिंग क्लासेस रतनजिला की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं एग्रीकल्चर का लेसन नंबर 3 और उसका नाम है सिंचाई, मतलब इरिगेशन। तो सिंचाई के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सिंचाई से संबंधित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के पेपर में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तथा जो भी कंपटीशन क्लासेस हैं, कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स हैं, जैसे जेट्स है, ICAR है, BHU है, उन सभी में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं सिंचाई। तो पहली बात, सबसे पहले सिंचाई पढ़ने से पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि सिंचाई की परिभाषा। दूसरा, सिंचाई के उद्देश्य, सिंचाई क्या है, सिंचाई के उद्देश्य, सिंचाई कब करनी चाहिए तथा सिंचाई कितनी करनी चाहिए। दो चीज़ों के बारे में, कब करें और कितनी करें, इनके बारे में अपन को पढ़ना है। इसके साथ साथ इसमें दिया हुआ है सिंचाई की विधियाँ। तो सिंचाई की विधियों के बारे में भी तो देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं सिंचाई की परिभाषा, मीन्स डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन। सिंचाई की परिभाषा, तो सिंचाई की परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं। पौधों को कृत्रिम रूप से पानी देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। पहली परिभाषा मैंने आपको बताई बेटा, पौधों को कृत्रिम रूप से पानी देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सिंचाई। दूसरी इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं, पौधों की वृद्धि के लिए मृदा में आवश्यक नमी संभरण हेतु, किसके हेतु, नमी संभरण हेतु कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं या सिंचाई कहा जाता है। तीसरी और अपन परिभाषा बना सकते हैं, फसलों की बाष्पोत्सर्जन, किसकी बेटा, फसलों की बाष्पोत्सर्जन, जो पौधे बाष्पोत्सर्जन करते हैं उस बाष्पोत्सर्जन की मांग को पूरा करने के लिए कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया सिंचाई कहलाती है। तो ये हुई दोस्तों सिंचाई की परिभाषा। जो आपको अच्छी लगे उस परिभाषा को अपन लिख सकते हैं। परिभाषा यदि आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है तो मैंने आपको 3 परिभाषाएं बताई हैं और इन तीनों में से आप कोई सी भी परिभाषा को लिख सकते हैं। ध्यान रहे, जब भी हम डिस्क्रिप्टिव पेपर में परिभाषा लिखते हैं, किसी की भी परिभाषा लिखते हैं, तो उस परिभाषा को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद करना चाहिए, बंद करके ही लिखनी चाहिए। दूसरी बात करते हैं हम सिंचाई के उद्देश्य। उद्देश्यों के बारे में यदि अपन पढ़ते हैं तो दोस्तों, सिंचाई के उद्देश्यों के बारे में अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि सिंचाई हम कर रहे हैं तो सिंचाई किस उद्देश्य को लेकर के की जा रही है। तो सिंचाई के जो पहला जो उद्देश्य है, नंबर 1 देखिए, फसलों को पाले से बचाने के लिए सिंचाई करनी चाहिए या सिंचाई की जाती है। जैसे ही मैं इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे ही कृषक को पाला पड़ने की संभावना जैसे ही होती है तो किसान द्वारा खेत की में उगी हुई फसल की सिंचाई कर दी जाती है, जिससे उस फसल पर पाले से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। अर्थात फसलों को पाले से बचाने के लिए क्या करनी होती है, सिंचाई। दूसरा जो उद्देश्य है वो है पौध वृद्धि हेतु,
पौधे की जो वृद्धि होती है या पौध वृद्धि हेतु जल की आवश्यकता होती है। तो पौध वृद्धि हेतु मृदा में आवश्यक नमी की पूर्ति करने के लिए, जैसे आवश्यक नमी है, नमी कब होगी? जब हम क्या करेंगे? सिंचाई करेंगे। जल यदि मृदा में अंदर जल होगा तो मृदा नम होगी, यदि जल की कमी होगी तो मृदा नम नहीं होगी। तो पौध वृद्धि हेतु मृदा में आवश्यक नमी की पूर्ति हेतु या नमी बनाए रखने हेतु सिंचाई करनी चाहिए। दूसरा उद्देश्य है आपका। तीसरा उद्देश्य है फसलों को अल्पावधि सूखे से, किससे? फसलों को अल्पावधि सूखे से बचाने के लिए तथा अच्छा उत्पादन लेने हेतु, सूखे से बचाकर अच्छा उत्पादन लेने हेतु सिंचाई करनी चाहिए। ये हमारा सिंचाई का तीसरा उद्देश्य था। इसी प्रकार चौथा जो उद्देश्य है वो है कर्षण परत। कर्षण परत का मतलब है भूमि की वह परत जिस पर कृषि क्रियाएं, कर्षण मीन्स कृषि क्रियाएं की जाती हैं, कर्षण परत कहलाती है। तो कर्षण परत को नरम कर कर्षण क्रियाओं हेतु, नरम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सिंचाई करनी पड़ेगी, अर्थात पानी देना पड़ेगा। पानी देने से कर्षण परत कैसी हो जाएगी? आपकी नरम। नर्म करने से कर्षण क्रियाओं हेतु अर्थात कृषि क्रियाओं हेतु उसको अनुकूल बनाने के लिए सिंचाई करनी चाहिए। अर्थात कर्षण परत को नरम कर कर्षण क्रियाओं के अनुकूल बनाने हेतु सिंचाई करनी चाहिए। अगला जो है मृदा में उपस्थित लवणों की निच्छालन या लीचिंग। निच्छालन को कहते हैं लीचिंग, यानी मृदा में उपस्थित लवणों की निच्छालन अर्थात लीचिंग करने या उन लवणों को तनु बनाने हेतु सिंचाई करनी चाहिए। ये हैं आपके सिंचाई के उद्देश्य। इसके अलावा और भी बहुत सारे उद्देश्य हैं। प्रमुख जो उद्देश्य हैं ये मैंने आपको बताए हैं सिंचाई के उद्देश्य। अब अपन बात करते हैं सिंचाई कब करें, यानी फसलों की सिंचाई कब करें। तो देखिए ये आपका हुआ, पहली मैंने आपको बता दी थी बेटा सिंचाई की परिभाषा, जिसको अपन कहते हैं डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन। वो मैंने आपको बताई है, 3 परिभाषाएं बताई हैं, जिनमें से आपको जो अच्छा लगे उसे आप देख लें। नेक्स्ट सिंचाई के उद्देश्यों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। अगला अपन जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं सिंचाई, फसलों में सिंचाई कब करें। कब का मतलब है समय का निर्धारण करना। किसका करना? समय का निर्धारण करना। और दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है फसलों में सिंचाई कितनी करें। कितनी का मतलब है अपन का जल की मात्रा से। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ फसलों की सिंचाई कब करें। देखिए फसलों की सिंचाई कब करें, ये है दोस्तों फसलों की सिंचाई कब करें। इस बिंदु को समझने के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कब करें का मतलब है आपका समय निर्धारण करना पौधे को किसको देख करके। तो इसमें आपकी फसलों की सिंचाई करने के 2 आधार हैं। कितने आधार हैं? 2। पहला तो आधार है आपका पौधों के आधार पर। किसके आधार पर विद्यार्थियों? पौधों के आधार पर। पौधों के आधार पर। अब अपन बात करते हैं कि पहला जो आधार है वो पौधों के आधार पर, और जो दूसरा आधार है वो है विद्यार्थी
विद्यार्थियों, मृदा नमी के आधार पर, मृदा में उपस्थित नमी के आधार पर। तो पहला है पौधों के आधार पर। पौधों के आधार पर सिंचाई की यदि अपन बात करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि सिंचाई का समय पौधे या फसल में जल की मात्रा या जल विभव मापकर या फसलों में जल की कमी से उत्पन्न होने वाले लक्षणों को देखकर या इसके अलावा है पौधों में उचित क्रांतिक अवस्थाओं को जान करके सिंचाई करनी चाहिए। तो ये पौधों के आधार की अपन बात कर रहे हैं। तो पौधों के आधार पर बताया बेटा कौन सा, सिंचाई का समय, किसका, सिंचाई का समय, सिंचाई का समय पौधे या फसलों में जल की मात्रा या जल विभव को मापकर, किस को, जल विभव को मापकर, कॉमा। दूसरा है फसलों में जल की कमी, ये तो हो गया जल विभव को मापकर, कॉमा, फसलों में जल की कमी के लक्षणों को देखकर, जल की कमी के लक्षणों को देखकर वे या तथा। अगला जो होता है वो है पौधों की उचित क्रांतिक अवस्थाओं को जानकर, क्रांतिक अवस्थाओं को जानकर सिंचाई करते हैं, सिंचाई करते हैं। अभी अपन बात कर रहे थे फसलों की सिंचाई कब करें। मैंने अभी आपको बताया था जब कब आ रहा है तो इसका मतलब है किसका निर्धारण करना है अपन को, समय का। समय का निर्धारण से है, पहला है पौधों के आधार पर। तो पौधों के आधार पर है सिंचाई का समय पौधे या फसलों में जल की मात्रा या जल विभव को मापकर या फसलों में जल की कमी के लक्षणों को देखकर या पौधों की उचित क्रांतिक अवस्थाओं को जानकर सिंचाई करते हैं। देखिए एक एक को देख करके पढ़ते हैं। नंबर 1, पहला, पौधों की बाहरी स्थिति देखकर। अपन जब देख रहे हैं तो अपन देखेंगे पहला है पौधों की बाहरी स्थिति देखकर, बाहरी स्थिति देखकर। देखिए इसके बारे में अपन पढ़ते हैं कि पौधों की बाहरी स्थिति अपन किस प्रकार से देख सकते हैं। तो मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ बेटा। जैसे आपका कोई खेत है, खेत पर प्रातःकाल अर्थात सुबह व दोपहर के समय खेत में जाकर के फसलों को देखना चाहिए। यदि सुबह के समय लगातार 2-3 दिन, कितने दिन, 2-3 दिन तक पौधे की पत्तियां मुरझाई हुई दिखाई देती हैं तो फसलों में सिंचाई करनी चाहिए। ये समझ लेना चाहिए कि हमारी फसलों में सिंचाई करने की आवश्यकता है। तो अपन इसमें लिखेंगे पौधों की बाहरी स्थिति देखकर। कैसे
अपन बाहरी स्थिति को कैसे देखेंगे? माना कि कोई आपका प्लांट्स है, उस प्लांट्स को आप जाकर के, माना कि आपका कोई खेत है, खेत में जाकर के आप सुबह गई और शाम को गई, जाकर के आप लोगों ने देखा कि पौधा लगातार आप 2-3 दिन से अवलोकन कर रहे हैं, और सुबह के समय जब आप जाते हैं तो सुबह के समय लगातार 2-3 दिन तक जाने पर यदि पौधे की या फसलों की पत्तियां मुरझाई हुई दिखाई देती हैं, तो हमें ये जान लेना चाहिए कि सिंचाई करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले इसमें लिखें बेटा, सुबह या प्रातःकाल, प्रातःकाल एवं दोपहर में, किसमें? प्रातःकाल एवं दोपहर में, या दोपहर के समय कर लो, दोपहर के समय खेत पर फसलों को, खेत पर जाकर फसलों को देखना चाहिए। यदि अब आपको, जैसे अपन फसल देख रहे हैं, और यदि आपको लग रहा है यदि सुबह के समय या प्रातःकाल, यदि सुबह के समय, कौन से समय? सुबह के समय लगातार 2-3 दिन तक पौधे या फसलों की पत्तियां मुरझाई या मुरझी हुई दिखाई दें तो सिंचाई करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? सिंचाई करनी चाहिए। ये आपका हो गया पौधों की बाहरी स्थिति को देखकर। दूसरा जो है इसका, वो है पत्तियों का तापमान मापकर। कौन सा बेटा? पत्तियों का तापमान मापकर। दूसरा क्या है? पत्तियों का तापमान मापकर। तो पत्तियों का तापमान माप करके अपन सिंचाई करते हैं, तो उसमें देखा जाता है कि यदि, पहली बात, पत्तियों के तापमान की यदि बात करें, या पौधे की चलो पौधे, ये पत्तियों का तापमान माप करके अपन देख लेते हैं। तो पत्तियों का तापमान मापने की बात है जब पौधों में पानी की कमी होने लगती है। किसमें? जब पौधों में पानी की कमी होने लगती है, तो पत्तियों के पर्णरंध्र आंशिक या पूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं, जिसके कारण बाष्पोत्सर्जन में कमी होती है। किसमें? बाष्पोत्सर्जन में कमी होती है। कमी होने के कारण पत्ती की सतह का तापमान बढ़ जाता है। इसका पत्ती की सतह का तापमान बढ़ जाता है, तथा इंफ्रारेड थर्मामीटर की सहायता से पत्ती की सतह का तापमान ज्ञात किया जाता है। तो अपन यहाँ लिखेंगे इंफ्रारेड थर्मामीटर की सहायता से पत्तियों की सतहों का तापमान, पत्तियों की सतह का तापमान
ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है तथा इसके बाद सिंचाई करनी चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए। नंबर सी, तो ये मैंने आपको बताया, देखो पत्तियों का तापमान मापकर, पत्तियों के तापमान में मैंने आपको बताया था जब पौधे में पानी की कमी होती है तो पत्तियों के पर्णरंध्र आंशिक व पूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं, जिसके कारण बाष्पोत्सर्जन कम होता है एवं पत्तियों की सतह का तापमान बढ़ जाता है। उस पत्तियों की सतह के तापमान को मापने के लिए इंफ्रारेड थर्मामीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है और इस इंफ्रारेड थर्मामीटर की सहायता से पत्तियों की सतह का तापमान मापकर सिंचाई करनी चाहिए। नेक्स्ट तीसरा जो अपन पढ़ेंगे ये है आपका पौधों की पत्तियों में जल की मात्रा, पौधों की पत्तियों में जल की मात्रा या जल विभव मापकर, ये आपका तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है आपका पत्तियों का तापमान व पौधे की पत्तियों में जल की मात्रा या जल विभव मापकर। देखिए ये हम पढ़ रहे थे पौधे की पत्तियों में जल की मात्रा या जल विभव मापकर की। तो इसमें अपन देखते हैं पौधे की पत्तियों की स्फीति या वर्तमान जल की मात्रा को सही माप करके सिंचाई करनी चाहिए। देखिए यह सैद्धांतिक रूप से सबसे उपयुक्त विधि है। कौन से? सैद्धांतिक रूप से सबसे उपयुक्त विधि है। कौन सी? पौधे की पत्तियों में जल की मात्रा या जल विभव मापकर। ये किसके रूप में देखी जाती है? जैसे पौधे की पत्तियों की स्फीति तथा उनमें वर्तमान में जल की सही मात्रा को माप करके सिंचाई करनी चाहिए। और इसका चौथा जो है डी, वो है आपका क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर, क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर देखिए इस पॉइंट को समझने के लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा क्रांतिक अवस्था किसे कहते हैं। कौन सी अवस्था? क्रांतिक अवस्था। तो क्रांतिक अवस्था की यदि मैं बात करता हूँ तो पौधों की वह अवस्था जिस पर पानी की कमी हो जाए तो पौधों के लिए बहुत अधिक हानि होती है तथा उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसी अवस्था को क्रांतिक अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था? क्रांतिक अवस्था। देखिए
इसकी परिभाषा क्रांतिक अवस्था के बारे में अपन जान रहे हैं। तो पौधों की वह अवस्था, ऊपर लिख देता हूँ, देखिए क्रांतिक अवस्था के बारे में। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं क्रांतिक अवस्था। क्रांतिक अवस्था जो है उसमें अपन देखते हैं क्रांतिक अवस्था पौधों की वह अवस्था, वह अवस्था जिस पर पौधों की वह अवस्था जिस पर पानी की कमी हो जाए तो पौधों को अत्यधिक हानि होती है तथा उपज या उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। विपरीत प्रभाव पड़ता है। क्रांतिक अवस्था कहलाती है। कौन सी अवस्था कहलाती है? क्रांतिक अवस्था। ये विपरीत प्रभाव पड़ता है उसको क्रांतिक अवस्था। तो क्रांतिक अवस्था की परिभाषा हुई पौधों की वह अवस्था जिस पर पानी की कमी हो जाए तो पौधों को अत्यधिक हानि होती है तथा उपज या उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। क्रांतिक अवस्था कहलाती है। क्रांतिक अवस्था दो प्रकार की होती है। एक तो होती है बेटा ये दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक, अस्थायी क्रांतिक अवस्था और नंबर दो है स्थायी क्रांतिक अवस्था। दो प्रकार की है, लेकिन अभी हम लोगों को इन दोनों के बारे में नहीं पढ़ना है। अब अपन को ये पढ़ना है कि क्रांतिक अवस्थाएं हमने जान ली, तो फसलों की क्रांतिक अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो अपन इसमें लिख सकते हैं फसलों की क्रांतिक अवस्थाएं निम्न हैं। फसलों की क्रांतिक अवस्थाएं निम्न हैं। देखिए, एक सारणी के माध्यम से फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं के बारे में यदि अपन पढ़ते हैं तो मैं एक सारणी बना करके आपको ये बता रहा हूँ। इसमें अपन फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, क्रम संख्या फसल का नाम
क्रांतिक अवस्था, इधर हुई क्रम संख्या, फसल का नाम और क्रांतिक अवस्था। देखिए, पहली यदि अपन बात करते हैं क्रांतिक अवस्थाओं की, तो सबसे पहले गेहूं, पहला अपन ले लेते हैं, पहली फसल ले लेते हैं गेहूं की, जिसको वीट्स के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो क्रांतिक अवस्था है वो है आपकी शीर्ष जड़ फुटान पर, शीर्ष जड़ फुटान पर। शीर्ष जड़ फुटान की यदि बात करते हैं, या शीर्ष जड़ निकलना, क्या चीज़, शीर्ष जड़ निकलना, तो अपन इसको कह सकते हैं शीर्ष जड़ निकलना, जिसको CRI कहा जाता है, CRI। ठीक है। एक होती है कल्ले फूटते समय, कल्ले फूटते समय, गांठ बनते समय। ये क्रांतिक अवस्था है गेहूं की, गांठ बनते समय और बालियां बनने पर, बालियां बनने पर, बालियां बनने पर। और एक है दूधिया अवस्था, दूधिया अवस्था। और लास्ट में है आपका दाना भरते समय। क्या चीज़ है आपका, दूधिया अवस्था या दाना पकने पर, दाना पकने पर। इनमें से मुख्य रूप से है शीर्ष जड़ फुटान पर या निकलते समय, जिसको CRI स्टेज कहा जाता है, और एक है दूधिया अवस्था। ये दोनों स्टेज बहुत इम्पोर्टेंस हैं, और CRI स्टेज के बारे में हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि गेहूं में क्रांतिक अवस्था, प्रमुख क्रांतिक अवस्था कौन सी है, तो वो है CRI स्टेज, अर्थात शीर्ष जड़ निकलने पर। और ये क्रांतिक अवस्था आती है बुवाई के लगभग 21-22 दिन बाद पर सिंचाई करनी चाहिए। दूसरी अपन यदि बात करते हैं, तो अपन करते हैं धान की। तो धान में है आपका कल्ले निकलते समय। कौन सा, कल्ले निकलते समय। नंबर 2 धान, कल्ले निकलते समय। ठीक है। नंबर 3 पे ले लेते हैं हम जौ। जौ की यदि मैं बात करता हूँ, तो जौ बुवाई के 30 दिन बाद, जौ की क्रांतिक अवस्थाएं हैं बुवाई के 30 दिन बाद, कौमा एक अपन को करना होता है दाना भरते समय, दाना भरते समय। नेक्स्ट आपके चौथे नंबर पे अपन ले लेते हैं आपका आलू। आलू में जो आपका है उसमें है अंकुरण के समय और कंद बनने के प्रारंभिक समय। आलू की क्रांतिक अवस्थाएं हैं अंकुरण के समय, और एक है आपका कंद बनने की प्रारंभिक अवस्था पर, प्रारंभिक अवस्था पर। पांचवा आपका आता है आपका बेटा, पांचवें की यदि बात करते हैं चना और सरसों, फूल आने से पहले और फलियां बनते समय। चना
और सरसों, ये दोनों हैं। चना और सरसों, इन दोनों में अपन ले सकते हैं। चना की यदि अपन बात करते हैं, चना और सरसों में अपन दे देंगे कौन सा, चना और सरसों की यदि बात करते हैं तो इसमें आ रहा है फूल आने से पहले और बालियां बनते समय। फूल आने से पहले, कौमा, बालियां बनते समय। एक है आपका मूंगफली। मूंगफली में आपका है सुइयां बनने से, मूंगफली बनना शुरू होने पर, सुइयां बनने से मूंगफली बनना शुरू होने पर। और मक्का 7वें नंबर पर अपन ले लेते हैं। मक्का की यदि अपन बात करते हैं तो मक्का में आपका है नर मझरी आते समय और भुट्टा बनते समय। नर मंझरी आते समय, कौमा, भुट्टा बनते समय पर अपन को सिंचाई करनी चाहिए। अब इसमें आपका ये चीज़ें आपको मैंने बताई हैं, तो ये आपके क्या हैं, ये हैं बेटा सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं। सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाओं में मैंने आपको लिखाया है गेहूँ, धान, जौ, आलू, चना, सरसों, मूंगफली और मक्का। ये क्रांतिक अवस्थाएं, ये ऐसी अवस्थाएं हैं जिनमें यदि इनको सिंचाई नहीं की जाए तो आपकी फसल उत्पादन पर एक विपरीत प्रभाव पड़ता है और उत्पादन में हानि होती है। ये हैं आपकी क्रांतिक अवस्थाएं। ये पौधों के आधार पर थी और पौधों के आधार पर मैंने आपकी क्रांतिक अवस्थाओं के बारे में बता दिया है दोस्तों। अब अपन दूसरा जो आधार है वो है मृदा नमी। कौन सा आधार है दोस्तों? मृदा नमी। देखिए पहला जो आपने पढ़ा वो पढ़ा था पौधे के आधार पर, और दूसरा अपन पढ़ रहे हैं मृदा नमी के आधार पर। किसके आधार पर? मृदा नमी के आधार पर। देखिए दूसरा जो आधार है वो है सेकंड, मृदा नमी के आधार पर। मृदा नमी के आधार पर पहला कौन सा था? पहला था पौधों के आधार पर। अब अपन इसको जानते हैं कि मृदा नमी के आधार पर सिंचाई करने को लेकर के अपन पढ़ते हैं तो पहला आता है क्षेत्र क्षमता। कौन सा? क्षेत्र क्षमता। क्षेत्र क्षमता के बारे में हमें ये पढ़ना होगा कि क्षेत्र क्षमता क्या है। मृदा में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा, मृदा में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? क्षेत्र क्षमता। तो देखिए मृदा में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा को क्षेत्र क्षमता कहते हैं। क्या है दोस्तों? क्षेत्र क्षमता के बारे में अपन लोग पढ़ रहे हैं। तो क्षेत्र क्षमता है मृदा में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा, क्षेत्र क्षमता कहलाती है। दूसरी यदि अपन बात करते हैं तो दूसरी है दोस्तों जिसको फील्ड
कैपेसिटी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी है मलानी, स्थायी मलानी बिंदु। दूसरी कौन सी है? स्थायी मलानी बिंदु। स्थायी मलानी बिंदु, स्थायी मलानी बिंदु है मृदा में उपलब्ध जल की निचली सीमा को स्थायी मलानी बिंदु कहते हैं। मृदा में उपलब्ध जल की निचली सीमा को स्थायी मलानी बिंदु कहते हैं। तो ये देखिए, माना कि जैसे ये आपका मृदा है, इस मृदा में ये आपका जल है, ये पूरी मृदा है, तो इसमें ये जल है। अब ये जल का जो ऊपरी सीमा है, ये ऊपरी सीमा है, ये तो आपकी कहलाएगी क्षेत्र क्षमता। क्या कहलाएगी? क्षेत्र क्षमता। और ये लास्ट जाकर के ये आपकी कौन सी है? निचली सीमा। ये कहलाएगी आपकी स्थायी मलानी बिंदु। क्या कहलाएगी? स्थायी मलानी बिंदु। तो ये हुई आपकी क्षेत्र क्षमता और स्थायी मलानी बिंदु। अब दूसरा एक आता है प्राप्य जल। क्या आता है? प्राप्य जल। प्राप्य जल के बारे में यदि अपन पढ़ें तो अपन कह सकते हैं मृदा में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा अर्थात क्षेत्र क्षमता तथा निचली सीमा अर्थात मलानी बिंदु के मध्य उपस्थित जल को प्राप्य जल कहते हैं या प्राप्य जल कहा जाता है। तो अपन इसको क्या कहेंगे? अपन लिख सकते हैं क्षेत्र क्षमता और स्थायी मलानी बिंदु के मध्य उपलब्ध जल को प्राप्य जल कहते हैं। ये तीन चीज़ें आपको पढ़नी है मृदा में नमी के आधार पर। पहली है क्षेत्र क्षमता, दूसरी है स्थायी मलानी बिंदु, तीसरा है प्राप्य जल। तो क्षेत्र क्षमता कहते हैं मृदा में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा क्षेत्र क्षमता, निचली सीमा मलानी बिंदु, और इन दोनों के मध्य में क्षेत्र क्षमता तथा मलानी बिंदु के मध्य में उपलब्ध जल आपका प्राप्य जल कहलाता है। ये आपकी होती है कि पौधों में सिंचाई कब करें या फसलों में सिंचाई कब करें। दूसरे नंबर पर हम आते हैं फसलों में सिंचाई कितनी करें। किस पे आते हैं? फसलों में सिंचाई कितनी करें। ये कितनी का जो अर्थ है उसका है समय का निर्धारण तो था कब से, और कितनी है जल की मात्रा से। किससे? जल की मात्रा से। तो अपन लिखेंगे फसलों में सिंचाई कितनी करें। देखिए सबसे पहले कितनी जो आपका आ रहा है वो आ रहा है आपका जल की मात्रा को निर्धारण करना। इसका मतलब क्या है? फसलों में, इसका मतलब है फसलों में जल की मात्रा को निर्धारण करना, मात्रा का निर्धारण करना किससे है? कितनी से। इसका मतलब सीधे सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक फसल की जल मांग
भिन्न भिन्न होती है या अलग अलग होती है। अलग अलग फसलों की जल मांग अलग अलग होती है। तो इसे पढ़ने के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि कौन सी फसल की जल मांग कितनी है। तो हमें एक सारणी में हम पढ़ रहे हैं विभिन्न फसलों की जल मांग। तो देखिए, विभिन्न फसलों की जल मांग, ये हमें ध्यान रखना है कि सभी फसलों की जल मांग अलग अलग होती है। इसको एक सारणी में अपन पढ़ लेते हैं। देखिए, सारणी के माध्यम से वही मैं आपको पहला क्रम संख्या का, दूसरा कॉलम बनाता हूँ फसल का नाम, और तीसरा अपन बना लेते हैं जल मांग कितनी है। जल मांग को जो लिखा जाता है वो एमएम में लिखा जाता है बेटा। किस में लिखा जाता है? एमएम में। जल मांग एमएम में मीन्स मिलीमीटर में। ये आपकी जल मांग के बारे में। अब देखें, सबसे पहले कितनी जो शब्द है वो पौधे की जल मांग पर निर्भर करती है। किस पर? कि पौधे की जल मांग कितनी है, उस चीज़ को देख करके ये निर्धारण किया जाता है कि जल मांग कितनी है। सबसे पहले अपन बात करते हैं धान की। यदि अपन बात करते हैं तो 900 से 2500 पहला धान की जो जल मांग होती है वो 900 से 2500 mm होती है। नंबर 2 पर लेते हैं आप गेहूं की जो जल मांग है बेटा वो है आपकी 450 से यानी 450 से 650 mm। ये सारी जल मांग है mm में है। गन्ने की जो जल मांग होती है वो होती है 1500 से 2500। कितना? 1500 यानी कि 1500 से 2500। नेक्स्ट आपका ले लेते हैं आलू की जो जल मांग है वो 500 से 700। अगला है आलू की जल मांग 500 से 700 mm। आलू के बाद में मक्का 500 से 800। मक्का की भी जल मांग 500 से लगभग 800 होती है। आलू की होती है 700 और मक्का की होती है 800। मूंगफली 500 से 700 ही होती है। मूंगफली की भी जल मांग कितनी होती है? 500 से लेकर के 700 mm होती है। ये आपकी मूंगफली है। मूंगफली के अलावा चना की होती है 350 से 500। कितना है बेटा? 350। चना की है 350 से 500 mm। इसके साथ ही सोयाबीन की अपन देखते हैं तो 450 से 500 होती है। 450 से 700, 450 से 700 mm आपकी ये होती है। तो अपन ने पढ़ा है गेहूँ, गन्ना, धान, चना, आलू। एक और अपन पढ़ लेते हैं कपास की जो होती है 700 से 1300। कितना होती है? कपास की जो जल मांग होती है वो होती है 700 से 1300 mm। ये फसलों की जल मांग है। मीन्स मेरा कहना है कि प्रत्येक अलग अलग फसलों की जल मांग अलग अलग होती है और जल मांग के आधार पर ही सिंचाई की या जल की मात्रा का निर्धारण करना चाहिए। तो ये आपका हुआ सिंचाई। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्लासेज में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिंचाई की विधियाँ। सिंचाई की कौन कौन सी विधियाँ हैं, उनके प्रकार। तो ये छोटी छोटी विधियाँ हैं, इनके बारे में अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।